नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे जस्टिस वर्मा के खिलाफ चल रहे महाभियोग की और महाभियोग की प्रक्रिया को रोकने के लिए जस्टिस वर्मा के दिए दलील की, जो उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में पेश की है। सुप्रीम कोर्ट को दी अपनी याचिका में जस्टिस वर्मा ने 3 जजों की रिपोर्ट को अमान्य करने और राष्ट्रपति को भेजी सिफारिश को रद्द करने की मांग की है। जस्टिस वर्मा कोर्टरूम में अपने लिए माय लॉर्ड सुनते सुनते शायद अपने आप को भगवान ही समझने लग गए थे, लेकिन वो भगवान नहीं है। यह भगवान नहीं उन लोगों के सामने साबित कर दिया है। जस्टिस वर्मा के आउट हाउस में बोरियों की बोरी अधजले नोटों का बंडल मिले थे। ये नोट अग्निशमन दल को मिले थे, जो जस्टिस वर्मा के आउट हाउस में लगी आग को बुझाने आए थे। अधजले नोटों के बंडल मिलने के बाद पहले तो मामले को छुपाने की कोशिश हुई, लेकिन बात जब बाहर आई और सीजेआई ने तब 3 जजों की कमेटी बनाकर जांच के आदेश दे दिए। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा को दोषी पाया और रिपोर्ट राष्ट्रपति को कार्रवाई के लिए भेज दी। 21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी चल रही है। यहां मैं यह भी साफ कर दूं कि यह महाभियोग सरकार की तरफ से नहीं बल्कि सांसदों के द्वारा लाया जा रहा है, इंडिविजुअल लाया जा रहा है। जस्टिस वर्मा की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि आंतरिक प्रक्रिया एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय या मुख्य न्यायाधीश को न्यायाधीशों पर अधीक्षण का कोई अधिकार नहीं है। सबसे अहम दावा यह किया गया है कि इस घटना को लेकर जो आंतरिक समिति की जांच है वो अवैध है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, ऐसा जस्टिस यशवंत वर्मा ने किया। जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने बचाव में पुलिस की जांच में चूक का मामला भी उठाया है। अपनी याचिका में सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा है कि पुलिस ने कैश जब्त क्यों नहीं किया, पंचनामा तैयार क्यों नहीं किया गया। साथ ही यह भी तर्क दिया जा रहा है कि नोट असली थे या नकली, इस बात की जांच भी पुलिस ने करनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने नहीं की। इस मामले में कुछ अफसरों द्वारा ली गई कुछ तस्वीरें और वीडियो को ही आगे घटना का आधार बनाया गया। दरअसल जस्टिस वर्मा सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जांच पैनल की रिपोर्ट को चुनौती दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि 3 जजों की आंतरिक कमेटी की जो रिपोर्ट है उसे अमान्य करार दिया जाए। और अपने करप्शन को बचाने के लिए जस्टिस वर्मा जिन तर्कों का जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे देखकर और सुनकर ऐसा ही लगता है कि जब वो कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पा रहे तो उसे कंफ्यूज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और तर्क गढ़ रहे हैं। बात सिर्फ जस्टिस वर्मा के करप्शन की नहीं है, बल्कि न्यायपालिका पर लगे करप्शन के दाग की है। न्यायपालिका पर आम जनता के भरोसे की है। अगर जस्टिस वर्मा पे जो लगे हैं आरोप वो अगर दाग नहीं धुलते हैं और या कहीं से भी ये संदेश जाता है कि न्यायपालिका उसे बचाने की कोशिश कर रही है, तो जो करोड़ों लोगों की आस्था न्यायपालिका के प्रति है, न्यायपालिका को जो न्याय का मंदिर लोग कहते हैं, उसके प्रति लोगों का विश्वास जो है वो टूटेगा, कम होगा, जिसे न्यायपालिका जो है किसी भी हाल में करना नहीं चाहेगी। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की सिफारिश का विरोध जायज है? क्या जस्टिस वर्मा ने जो तर्क दिए हैं वो जांच की कसौटी पर खड़े उतरते हैं? क्या जस्टिस वर्मा का करप्शन न्यायपालिका पर दाग है जिसे धोना जरूरी है? और क्या जस्टिस वर्मा को दिए गए जितने भी फैसले हैं, यानी जस्टिस वर्मा के चूंकि घर में कैश मिला है और उस पर करप्शन के आरोप लग रहे हैं, तो क्या जस्टिस वर्मा ने जितने फैसले दिए हैं उन फैसलों की भी समीक्षा जरूरी है? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। रिपोर्ट के बाद कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, उन प्रतिक्रियाओं को भी सुनेंगे और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से महज 3 दिन पहले 18 जुलाई को जस्टिस यशवंत शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने इन हाउस जांच समिति की रिपोर्ट और महाभियोग की सिफारिश को रद्द करने की मांग करते हुए एक याचिका दाखिल की। और यह मामला अब न सिर्फ न्यायपालिका बल्कि संसद और राजनीति के गलियारों में भी गर्मा गया है। 14 मार्च की रात 11:35 पर जस्टिस वर्मा के लुटियंस स्थित बंगले में आग लगने की घटना ने सनसनी फैला दी। अग्निशमन विभाग की टीम ने आग बुझाई, लेकिन 21 मार्च को मीडिया में रिपोर्ट आई
कि बंगले में करीब 15 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं, जिनमें से कई नोट आधे जले हुए थे। और इसके बाद तत्कालीन चीफ जस्टिस सीजेआई संजीव खन्ना ने 22 मार्च को 3 सदस्यीय इन हाउस कमेटी बनाई। पैनल में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संगवालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की जज जस्टिस अनु शिवरामन शामिल थे। 10 दिनों तक चली जांच में 55 गवाहों के बयान दर्ज हुए। दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ और घरेलू स्टाफ के कई लोगों ने बयान दिए। 64 पेज की रिपोर्ट 19 जून को सामने आई, जिसमें साफ कहा गया कि जस्टिस वर्मा और उनके परिवार का स्टोर रूम पर सीक्रेट कंट्रोल था और बरामद कैश की मौजूदगी गंभीर सवालियां खड़े करती है। रिपोर्ट के आधार पर सीजेआई खन्ना ने सरकार को जस्टिस वर्मा को हटाने की सिफारिश की। जस्टिस वर्मा ने इस रिपोर्ट को चुनौती दी। उनका दावा है कि महज उनके आवास के बाहरी हिस्से में नकदी मिलने से उनकी संलिप्तता साबित नहीं होती। उन्होंने कहा कि समिति ने न तो नकदी की असली मालिकी तय की और न ही यह बताया कि पैसे कहां पहुंचे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की डायरी में XYZ बनाम भारत सरकार व अन्य शीर्षक से याचिका दाखिल की। वर्मा ने समिति से 5 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मांगे। बाहरी हिस्से में नकदी कब और कैसे किसने रखी? कितनी नकदी रखी गई थी? नकदी असली थी या नकली? आग लगने का कारण क्या था? क्या वह किसी भी तरह से 15 मार्च 2025 को बची हुई नकदी हटाने के लिए जिम्मेदार थी? जिनमें महाभियोग की सिफारिश को संविधान के अनुच्छेद 124 और 218 के खिलाफ बताया। उनका आरोप है कि बिना ठोस सबूतों के मीडिया ट्रायल चला, रिपोर्ट लीक की गई और उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। जस्टिस वर्मा पर महाभियोग की कार्यवाही संसद में जोर पकड़ रही है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने साफ कहा कि यह फैसला सरकार नहीं बल्कि सांसदों का है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राजनीतिक दलों के साथ सर्वसम्मति बनाने की बात कही। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी ये संकेत दिया है कि उनकी पार्टी महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेगी और यह प्रस्ताव 1968 के जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत जांच समिति गठित करने का रास्ता तैयार करेगा। जस्टिस वर्मा का आरोप है कि यह पूरी जांच अनुमानों और पूर्वाग्रहों पर आधारित है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज को नजरअंदाज किया गया और मुख्य गवाहों से उनकी अनुपस्थिति में पूछताछ हुई। उनका यह भी कहना है कि पिछले मामलों में न्यायाधीशों की व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया गया, लेकिन उनके मामले में यह परंपरा तोड़ी गई। यह मामला न्यायपालिका की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक चूक है या फिर न्यायपालिका के भीतर कोई बड़ी साजिश? क्या जस्टिस वर्मा का बचाव ठोस है या महाभियोग प्रस्ताव ही सच्चाई का आईना है? और अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है कि क्या वह इस याचिका पर रिपोर्ट को रद्द कर पाएंगे या महाभियोग की प्रक्रिया संसद में तेज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जस्टिस वर्मा का मामला है, उसमें लोकसभा में ला रहे हैं। हमें जानकारी मिली है संसदीय कार्यवाही मंत्री और कानून मंत्री ने अलग अलग पार्टियों से बात की है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा में लाएंगे, 100 MP की जरूरत पड़ेगी और हमारे भी सांसद उस पर अपना हस्ताक्षर करेंगे। पर हमारी जो मांग है, जस्टिस वर्मा तो ठीक है, पर जस्टिस यादव का क्या हुआ, जो संविधान के खिलाफ उन्होंने बयान दिया है? तो साइन तो करेंगे, लेकिन पहले उसके साइन लाओ, जिसने जस्टिस वर्मा के साथ साथ जो है जस्टिस शेखर यादव को क्लीन चिट दी थी। कांग्रेस की जो 100 शर्त जो है साइन करने की जो बात है ना, वही थोड़ा संदेह पैदा करती है। हालांकि साइन करने के लिए, यानी जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो महाभियोग लाने के लिए अभियान किया जा रहा है, 100 जो सांसद हैं उसके साइन जरूरी हैं ये प्रस्ताव लाने के लिए, पुट करने के लिए टेबल पे, उसके लिए तैयार है, लेकिन टर्म एंड कंडीशन साथ में है। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो है कुछ लोग हैं, कुछ पैनलिस्ट हैं, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। मृत्युंजय शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के।
संतोष त्यागी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे पीयूष मिश्रा जी हैं, हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे लोहित बिमल जी हैं, अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। इसके अलावा हमारे साथ मधु मुकुल त्रिपाठी जी भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, मैं उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन चर्चा की शुरुआत में संतोष त्यागी जी से करना चाहूँगा। संतोष जी, आपके नेता कह रहे हैं और आपकी पार्टी कह रही है कि जस्टिस वर्मा तो ठीक है, यानी मतलब महाभियोग अगर लाया जा रहा है तो वो साइन करने को तैयार है, लेकिन साथ में वो टर्म एंड कंडीशन लगा रहे हैं कि जो शेखर यादव, जस्टिस शेखर यादव है, शेखर यादव पे भी कार्रवाई चाहिए। आखिर क्यों एक करप्शन, दोनों का मामला अलग अलग है, दोनों को साथ मिलाकर के क्यों जो करप्शन के प्रति जो एक स्टैंड होना चाहिए पार्टी का, वो उस स्टैंड से अलग कांग्रेस दिखना चाहती है? संतोष जी। जी सुन रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो भी हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने अभी मैंने उनके बयान सुने, तो उन्होंने क्या गलत बोला? अगर जस्टिस वर्मा गलत है तो उनके द्वारा दिए हुए जो फैसले होंगे वो भी गलत होंगे निश्चित, क्योंकि जिस तरीके से मोटी रकम किसी जस्टिस के घर पे पाई गई, उसकी निगरानी के बगैर तो वहां पता भी नहीं हिलता, और वो एक जांच कमेटी ने उनको एक दोषी पाया गया, तो निश्चित ही ये मोटी रकम क्यों आई? क्योंकि उन्होंने गलत फैसले किए होंगे सरकार के दबाव में या किसी। ठीक है संतोष जी, आप जो कह रहे हैं, संतोष ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि अगर मोटी रकम पाई गई है तो उसकी भी जांच होनी है। हम भी कह रहे हैं कि जो फैसले दिए हैं जस्टिस वर्मा ने, उन फैसलों की भी समीक्षा होनी चाहिए तब हो जाए। मैं पीयूष मिश्रा जी के पास जाऊंगा, लोहित बिमल और मधु मुकुल त्रिपाठी अगर जुड़ गए हैं तो मैं एक बार चाहूंगा मधु मुकुल त्रिपाठी। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूँ जी कि अगर ये पैसा पाया गया तो कोई फ्री में तो देने वाला है नहीं। आपको मेरे को कोई पैसा अगर देगा तो उसके बदले में मेरे से या तो कुछ गलत काम करवाएगा। वो जिस संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हैं, जिस पद पे बैठे हैं, तो निश्चित ही उनके घर पे इतनी मोटी रकम पाना एक बहुत ही सवालिया निशान पैदा करती है, ये खड़ा करती है। है आपकी पार्टी भी कह रही है कि इसीलिए महाभियोग के प्रस्ताव पे जो है आपकी पार्टी ने साइन करने के लिए आंका है, लेकिन उन्होंने साथ में जो है शेखर यादव वाली बात जो टर्म एंड कंडीशन लगा, मेरा सवाल उस पर था, लेकिन उस पर आपने कुछ नहीं कहा। मैं लोहित विमल जी के पास जाना चाहूँगा। लोहित जी, जो तर्क दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस वर्मा ने जो याचिका दायर की है, जो बातें कही है, क्या आपको लगता है कि वो स्टैंड करेगा कहीं पे सुप्रीम कोर्ट में? और क्या आप सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि जो अब तो चूंकि रिपोर्ट चली गई है राष्ट्रपति के पास, महाभियोग की तैयारी चल रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट अभी इस कंडीशन में है कि इस याचिका पे कोई फैसला कर सके? देखिए कि सर, पहली बात रही कि जस्टिस वर्मा के राइट्स की, तो ही हैज एवरी राइट टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बिकॉज जो रिपोर्ट है वो एक बॉडी। आपकी आवाज लोहित जी, आपकी आवाज जो है, मुझे लग रहा है कि शायद इंटरनेट की कुछ कमी है। मैं एक बार मृत्युंजय जी के पास यही सवाल लेके जाऊंगा। आवाज हाँ जी, अब आ रही है जी लोहित जी, बात पूरी कीजिए जी। देखिए सर, जो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज अ मैटर ऑफ राइट सर, जस्टिस वर्मा के पास पूरा राइट है सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच करने के लिए सर। जो भी फैसला आया है वो बॉडी का है, और बॉडी का फैसला वो चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, क्योंकि वो बॉडी एक इंडिविजुअल बॉडी थी, ना कि एक कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर्म करी गई थी। एक इन हाउस कमेटी फॉर्म करी गई, उस इन हाउस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी, जिस रिपोर्ट के अगेंस्ट जो चैलेंज कर रहे हैं वो बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कर रहे हैं, विच इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो आई थिंक ही हैज द राइट, एंड टू प्रोटेक्ट हिज राइट्स एंड इंटरेस्ट ही हैज टेकन अ गुड स्टेप टू एटलीस्ट चैलेंज व्हाट इज अगेंस्ट हिम। अदरवाइज देयर इज नो प्लेटफॉर्म जहां पर वो अपनी बात रख सकें और बता सकें अपना साइड, अपना पक्ष, बिल्कुल अपना पक्ष। उन्होंने कहा भी है कि उनका पक्ष सुना नहीं गया और वो जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो उनकी बात को भी सुनी जानी चाहिए थी। ठीक है, मैं मृत्युंजय जी के पास जाऊंगा। मृत्युंजय जी, क्या आपको लगता है कि बचाने जो लोहित जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इनसे सहमत हूं कि भाई अपना पक्ष रखने का जो है अधिकार उनको है, लेकिन ये जो सारी प्रक्रिया है, जो इन हाउस कमेटी बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी कोई नहीं बनाई गई, लेकिन अब एक तरफ जो है महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और महाभियोग हो जाता है, उसके बाद याचिका पे सुनवाई होना नहीं होना उनके लिए तो ना के बराबर है। तो फिर दोनों चीज़ें साथ ही चल सकती है, या सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि जब तक ये याचिका पे फैसला ना हो तब तक महाभियोग की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। क्या ये अधिकार है? मुझे सबसे पहले हमें समझना होगा कि जस्टिस वर्मा के यहाँ जो ये नोट पाए जाने वाली घटना हुई है, अगर मुझे
मेरी मेमोरी सही सर्व कर रही है तो मुझे लगता है 4-5 महीने मिनिमम हो गए हैं मुकेश। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें भी जब ये इंसिडेंट आया था और उसके बाद जब ये पब्लिक में आया उसके बीच भी करीब 15-20 दिन का समय था जिसके बीच कोई एक्शन नहीं लिया गया था। जब इस पे बहुत ज्यादा हल्ला मचा तब जाके एक इंटरनल कमेटी बनाई गई, तब जाके उनका ट्रांसफर इलाहाबाद किया गया, तब जाके ये पूरी प्रोसीडिंग्स चली, गवाहों के बयान लिए गए, इंटरनल कमेटी की रिपोर्ट आई। अगर मुझे लगता है, और इस बीच में आप देखेंगे बहुत सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने, पॉलिटिशियंस ने, हर किसी ने, जनरल लोगों ने, सबने यही सवाल उठाया कि आखिर इसमें जो जुडिशियरी है वो क्या इंटरनल एक्शन ले रही है इस प्रकार की चीजों को आगे डिटर करने के लिए। वो होता नहीं दिखाया सैडली पिछले 5-6 महीनों में। अब आती है बात महाभियोग की। तो इंपीचमेंट में कोई जो प्रोसेस है उसमें इंपीच करने के लिए जब आप 100 सिग्नेचर्स लेक्चर लोकसभा में देते हैं या 50 राज्यसभा में देते हैं तो वो सिर्फ प्रोसेस की शुरुआत है मुकेश जी। उसके बाद फिर एक इंक्वायरी कमेटी बनती है और वो 3 मेंबर जो इंक्वायरी कमेटी बनती है उसमें फिर से एमिनेंट ज्यूरिस्ट चाहिए होते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट के ही जज होंगे, उसमें किसी हाई कोर्ट के ही चीफ जस्टिस होंगे, उसमें कोई एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट होंगे। तो फिर से वो जो कमेटी बनेगी उसके पास आपके पास समय होगा अपनी बात रखने का, अपनी दलीलें रखने का। वो फिर से जितने सारे एविडेंसेस है उसको देखेगी, उसको ऑब्जर्व करेगी, सारे गवाहों से फिर से बयान लेगी। वो एक फॉर्मल प्रोसेस है। तो अभी भी जस्टिस वर्मा के पास अगर आप बोले लॉ का कोर्स जो है वो अभी भी अवेलेबल है। और वो 3 मेंबर कमेटी जब अपना रिपोर्ट सबमिट करती है हाउस को, उस पर फिर डिबेट होता है। उस डिबेट के बेसिस पे फिर जो मेंबर्स होते हैं वो वोट करते हैं और उसमें फिर कम से कम 2/3 मेंबर्स को वोट करना पड़ेगा उनको इंपीच करने के लिए, तब जाके इंपीच होंगे। तो मुझे लगता है ऐसा प्रोसेस मुकेश जी उनको अभी तक भी काफी लीवे दिया गया है अपनी बात रखने का। जो इंटरनल कमेटी है उसमें बहुत सारे लोगों से इस पे व्यूज ऑलरेडी लिए गए हैं। मुझे लगता है जब जुडिशियरी को एक इंटरनल कमेटी बनाती है तो उसकी पार्शियलिटी पे तो कम से कम आपको शक नहीं करना चाहिए। वो तो सबसे टॉप बॉडी है जो इंक्वायरी कमिटीज दूसरे कमिटीज की देखती है, तो अपना तो देख ही सकती है। और जब इंपीचमेंट प्रोसेस के थ्रू भी जब ये इंक्वायरी होगी तो मुझे लगता है कि बहुत फॉर्मल और बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसेस है। कम से कम बाकी चाहे जो हो ना हो उसमें उनको बात रखने की बात आए और अपना पक्ष रखना है, इसकी कमी तो कम से कम नहीं होने जा रही है मुकेश जी। और मुझे लगता है ये सही कदम है क्योंकि हमें एग्जाम्पल सेट करना होगा आगे के लिए कि अगर इस प्रकार की चीजें आगे भी घटित होती है, आखिर जो हमारा इंपीचमेंट का प्रोसेस है जजेस का, फिर वो किस चीज के लिए है। अगर इतने क्लियर केसेस में भी अगर उसको हम एनफोर्स नहीं कर रहे तो फिर तो इंपीचमेंट का प्रोसेस एक तरह से बेकार है। उसको कॉन्स्टिट्यूशन में उसका फायदा क्या है रहने का। बिल्कुल। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया, बहुत इम्पेशंस से देखा गया और वो नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट को इंपीचमेंट से आगे बढ़ना चाहिए और फिर उसमें जुडिशियरी के एनीवे जजेस तो एनीवे इन्वॉल्व होंगी इस पूरी इंक्वायरी कमेटी में। लेकिन तो आज जो सरकार का एक बयान है जिसमें कानून मंत्री ने कहा है कि ये इम्पीचमेंट जो है सरकार की तरफ से नहीं है, प्राइवेट जो मेंबर हैं, सांसद जो है वो अपनी तरफ से ला रहे हैं। इसका क्या मतलब है, सरकार क्यों नहीं कर रही है? नहीं देखिए मुकेश जी, इस प्रकार की चीजों में बहुत सेंसिटिव मैटर है और देखिए बहुत अनप्रेसिडेंटेड है। आज तक हमारे इतिहास में जो आजाद भारत का इतिहास है 4-5 बार ऐसे प्रोसेसेस हुए हैं। एक जज आज तक हुआ जिसपे इंपीचमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। तो इन प्रोसेसेस में कभी अगर एक पार्टी एक गवर्नमेंट लाती है तो एक प्रकार से वो बाई पार्टिजनशिप का वो आरोप लग सकता है कि अरे ये तो एक तरह से मोटिवेटेड है या कुछ इस प्रकार से। लेकिन जब आप इसमें कलेक्टिव वे में सबका कंसेंसस लेके अगर इंपीचमेंट का प्रोसेस लाते हैं तो ये दिखता है कि ये केस एक्चुअली डिजर्व करता है इंपीचमेंट प्रोसेस लाना। और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा स्टेप है। देखिए 100 एमपीज का साइन तो बीजेपी अकेले भी कर सकती है, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर ये होगा कि सभी पार्टी के लोग अगर उसमें साइन करें और कहे कि हाँ ये प्रोसेस होना चाहिए, आउटकम से हमें मतलब नहीं है, प्रोसेस होना चाहिए। मुझे लगता है वो लोकतंत्र के लिए, हमारी संसदीय प्रणाली के लिए, सबके लिए बहुत हितकर है। बिल्कुल। लोहित जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं पीयूष जी के पास जाना चाहूँगा, लेकिन लोहित जी 10 सेकंड आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद पीयूष जी के पास जाऊंगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप किसी चीज को प्रूव करना चाह रहे हैं, अगर कहना चाह रहे हैं कि जस्टिस वर्मा जी के घर पे पैसे मिले, तो सर लीगली 3 चीजें हैं सर। अगर प्रूव करनी किसी को ये पैसा किसी चीज के लिए आया था, आज तक कमेटी की रिपोर्ट जो है वो पब्लिक है सर। उस कमेटी की रिपोर्ट में ये 3 फैक्टर्स जो कि लॉ के अंदर लिखे हैं, जो वेर एक्ट में लिखे हैं, वो 3 फैक्टर्स ही नहीं है सर। विच इज व्हाट वाज द पर्पस, वेयर वाज द डिमांड मेड बाय जस्टिस वर्मा एंड वेयर इज द डिलीवरी। और सर सबसे बड़ी बात ये है कि एक्सक्लूसिव पोजेशन में नहीं था सर, एक आउट हाउस के अंदर अगर कोई पैसे मिले हैं, मतलब तो जो है जस्टिस वर्मा को बचाने के लिए भी जो है जो फोर्सेस है वो तैयार। पीयूष में से ठीक है, मैं पीयूष जी के पास से निकल के मैं पीयूष जी के पास जाना चाहूँगा। पीयूष जी, आपने भी पूरी प्रोसेस को सुना, हमारे जो दूसरे जो लोग थे उनको भी सुना, और अभी जो रिपोर्ट आई है, जो याचिका दी गई, सब आपके सामने है। क्या आपको लगता है कि जस्टिस वर्मा को
इम्पीचमेंट से बचाने के लिए भी जो है लोग तैयार हैं और चाहते हैं कि जस्टिस वर्मा का इम्पीचमेंट नहीं हो और जो दाग है न्यायपालिका पे वो ना धुले। देखिए, यहाँ पे न्यायपालिका पे जो दाग लगता है वो दाग जो है हम इंटरनल करेक्टिव मेजर से ठीक कर सकें, यही सोच के एक इंटरनल कमिटी, एक इन हाउस प्रोसीजर के तहत 1999 में इस इंटरनल कमिटी का प्रावधान किया गया था। और ये जो इंटरनल कमिटी है इसमें भी एमिनेंट ज्यूरिस्ट बैठे थे और इन्होंने अच्छा खासा टाइम लेके, इन द फुलनेस ऑफ टाइम, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की और उसमें एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि जो स्टोर रूम में जहां ये कैश बरामद हुआ दैट वाज इन एक्टिव कंट्रोल ऑफ द फैमिली। तो आप सबसे बड़ी बात, अब सरकारी बंगले में रह रहे हैं, वो स्टोर रूम जहां पे अंदर से लॉक लगा हुआ है वो आपके पोजीशन में नहीं है, ये अपने आप में एक हास्यास्पद आर्ग्यूमेंट है। दूसरा, यदि आप उसके दलील ये देते हैं कि क्यों ये, उन्होंने ये कहा जस्टिस वर्मा ने कि ये पूरी तरीके से प्लांटेड है तो उसका क्या एविडेंस है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, दिस इज सो अनबिकमिंग ऑफ अ सीनियर जज, मुझे ऐसा लगता है कि उनको तो प्रोसीजर पता है, उनको पता है कि अभी जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत यदि ये मोशन एक्सेप्ट होता है, पहले तो ये मोशन एक्सेप्ट करेंगे फॉर्मली स्पीकर, यदि वो एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद रिमूवल की प्रोसेस इनिशिएट होगी, जिसका सबसे पहला कदम होगा ये कमिटी बनाना। ये कमिटी जब बनेगी तो उसमें अच्छा खासा इनको अपने पक्ष रखने का भी मौका मिलेगा। वो जो गवाह हैं दूसरे पक्ष के, उसको क्रॉस एग्जामिन भी कर सकते हैं, रिटर्न डिफेंस भी दे सकते हैं। तो उनको ये कहना कि मेरे को मौका ही नहीं मिला कि मैं अपनी बात रखूं, तो मौका भी आपको मिलेगा। और अभी तक आपने कोई सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स तो इस पे दिया नहीं। आपका सिर्फ ये कह देना कि ये प्लांटेड है, कोई भी मेरे घर पे आया और उसने रख के चला गया, ये तो अपने आप में मतलब कोई एक बस आर्ग्यूमेंट। हमारे आपके घर में तो कोई रख के जाता नहीं है, इनके घर में कोई रख के चला गया, वही मैं कह रहा हूं। और इनके घर में ये कोई रख के चला गया। दूसरी बात मैं ये कह रहा था, ये आप इतने रेस्टलेस क्यों हो रहे हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। आपने जो कहा, आप बेसिकली टैक्टिक्स कर रहे हैं, टेक्निकलिटीज पे जा रहे हैं ताकि आप ये प्रोसेस को विथहेल्ड कर सकें, डिले कर सकें। दूसरा मेरा एक इसमें कंसर्न है, कांग्रेस का जो पक्ष है इसमें, मैं ये नहीं कहता कि उसकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप एक जुडिशियल स्पीच थी जस्टिस यादव की, उसके इंटरप्रिटेशन को आप यदि कंपेयर करते हैं करप्शन से, तो आपका ये कहना कि भाई वो नहीं हुआ तो ये क्यों हो रहा है, तो आप ये एक म्यूचुअल पैरालिसिस को जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो नहीं होना चाहिए तो ये भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। उस पे इंटरनल एक कमिटी यदि नहीं बनाई तो वो तो क्वेश्चन जुडिशरी का है जिसको आंसर करना चाहिए। अब महाभियोग लाने वाली बात है, रिमूवल ऑफ जज लाने वाली बात है, तो उस समय कांग्रेस ने ही इनिशिएट क्यों नहीं कर दिया, उन्होंने मोशन क्यों नहीं ले आए कि भाई जस्टिस यादव को निकालना चाहिए, 100 लोगों का साइन उन्होंने क्यों नहीं इकट्ठा किया। तो ये चीजें जो है ना, अननेसेसरीली म्यूचुअल पैरालिसिस लाने की कोशिश है, और ये कंडीशनल ये सब चीजों पे नहीं होती। दिस इज ये करप्शन का इशू है। बिल्कुल, करप्शन के इशू, जस्टिस वर्मा के इशू से मुझे लगता है कि जस्टिस शेखर यादव के इशू को कंपेयर करना भी जो है नाइंसाफी होगी जस्टिस शेखर के प्रति, कि दोनों मामले बिल्कुल अलग अलग है। मधुमुकुल त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इससे पहले भी जब चर्चा हम कर रहे थे तो मधु जी हमारे साथ में थे। मधु जी, सब लोगों को शायद आपने सब देर से जुड़े हैं, सुना है, आपने नहीं सुना है मुझे नहीं पता, लेकिन पिछली बार जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे उसमें भी यही सारी बातें हुई। लेकिन इस बार जो उन्होंने याचिका दी है, याचिका में जो बातें उन्होंने दी है, ऐसा लग रहा है कि वो कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कन्विंस तो कोई हो नहीं रहा उनसे, क्योंकि कन्विंस करने वाली बात कुछ है नहीं उनके पास, तो वो जो है कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके के तर्क दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जस्टिस वर्मा को बचाने के लिए भी कुछ लोग जो है पर्दे के पीछे से काम करना शुरू कर दिए? जी, अभी मैं थोड़ा सा सुन पाया पीयूष जी को जी, और पीयूष जी का विश्लेषण से मैं बहुत हद तक सहमत हूँ। बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने एक्सप्लेन किया। अब प्रश्न उठता है कि बचाने की। आप देखिए कि अगर मैं चोर हूं तो मैं चोर के पक्ष में खड़ा होऊंगा। अभी पीयूष जी ऐसा कि कह रहे थे कि कांग्रेस, थोड़ा उन्होंने ढक कर बोला, एक कांग्रेस की प्रकृति और प्रवृत्ति करप्शन की रही है, इसलिए उसकी करप्शन की जो परिभाषा है वो हमेशा डाइल्यूट होती है। और आपने सुना होगा कि कपिल सिब्बल नामक व्यक्ति, जो अभी किरण रिजिजू जी ने बहुत बढ़िया कहा कि एक औसत दर्जे का वकील है, उसने क्या कहा कि इनके खिलाफ इम्पीचमेंट नहीं होना चाहिए, इनजस्टिस है, बल्कि जस्टिस शेखर वर्मा के खिलाफ
होना चाहिए, उनके खिलाफ नहीं हो रहा है, तो इसलिए इनके खिलाफ भी नहीं होना चाहिए। अब विषय आता है कि दोनों को कंपैरिजन का। जस्टिस शेखर वर्मा ने एक वस्तुतः किसी असेंबली में किसी संदर्भ में कठमुल्ला की बात कही, और जो कि बिल्कुल संदर्भित है। और जहां तक बात आती है वर्मा जी की, वर्मा जी के यहां तो एक ह्यूज मनी मिली है। एक तरफ डिसेस्टर चीजें हैं, एक तरफ ह्यूज मनी मिल रही है, एक तरफ एक विस्पर है। दोनों का कंपैरिजन बहुत मुश्किल है। और कपिल सिब्बल ने एक इंडिकेशन दिया है कि जो कम्युनिस्ट लोग हैं, वामपंथी लोग हैं, वो या कांग्रेस भी, वो भारत को प्रगति करते हुए, ग्लोरीफाई होते हुए नहीं देखना चाहते। तो भारत का कोई भी जो हमारी भारतीय संस्कृति है या हमारा जो सिस्टम है वो कैसे खराब हो, उसके तरफ इंगित करते हुए कपिल जी जो है सपोर्ट कर रहे हैं वर्मा जी को। और वो ला रहे हैं एक ऐसा आर्ग्यूमेंट जो किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को भी एक्सेप्टेबल नहीं है। वर्मा जी का कहना है, अरे भाई जज के घर में आपकी हिम्मत है, आप पत्रकार हैं, घुस के दिखा दें। कौन जाएगा, इतना ह्यूज अमाउंट रख देगा भाई? जज के प्रेमिसेस में सीबीआई की हिम्मत नहीं है, रेड कर ले। अगर वहां आग न लगी होती, वहां अगर काल न हुआ होता, तो पैसा भी न खुलता, इसीलिए तो वहां रखा हुआ था। बिल्कुल। और जस्टिस वर्मा, और मुकुल जी, जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर हो चुका है, वो इलाहाबाद में है, लेकिन दिल्ली वाला उनका जो क्वार्टर है वो अभी भी उनके पोजीशन में है, और वहां अभी भी सुरक्षा दी जा रही है। वहां पर अभी भी जो सरकार का खर्चा हो रहा है सुरक्षा में। देखिए, यही तो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। क्या है, जुडिशियल सिस्टम में आपको याद होगा जितनी बार बात होती है, मैं कहता हूँ रिफॉर्म की आवश्यकता है। ये अपने आप को बादशाह समझ करके बादशाह के अनुसार काम करते हैं। ये कहते हैं हमें जो करना है हम करेंगे, तुम हमें टच नहीं कर सकते हो। आपने देखा है इनका बहुत सारे ऐसे जजमेंट आते हैं जो बायस्ड होता है, जो भारतीय संविधान, भारतीय सुरक्षा, भारतीय अस्मिता के प्रश्न में होगा वहां नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर एक भी मैं कह रहा हूं, एक मुस्लिम के विषय में बात होगा, तुरंत खड़े हो जाएंगे, सो मोटो ले लेंगे। इनको बड़ी, हालांकि मैं चूंकि आज सर विषय ऐसा है, मधु जी आज विषय ऐसा है कि आज मैं बहस नहीं करना चाहता। बिल्कुल, मैं उदाहरण दे रहा हूं। उदाहरण में मैं एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं, क्योंकि आज मैं प्रोग्राम को छोटा कर रहा हूं। आज एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं कि इस तरीके के आरोप लगने के बाद क्या जस्टिस वर्मा ने जो पिछले उन्होंने फैसले दिए, क्या उनकी समीक्षा भी लगता है कि जरूरी? क्योंकि ये पैसा अगर करप्शन का है तो ये करप्शन किसी ना किसी के साथ अन्याय भी हुआ होगा ना, एक दो के साथ नहीं, सैकड़ों के साथ अन्याय हुआ होगा। जी बिल्कुल। उनके इलाहाबाद हाई कोर्ट में रहते हुए दिए हुए जजमेंट आप याद कीजिए, ये वही वर्मा जी हैं। इनके ऊपर पहले भी एलिगेशंस लगते रहे हैं, पहले इनको बचाया गया है, समाजवादी पार्टी ने खुलकर इनको बचाया है, आप पता कीजिए। और इसके बावजूद इनको एलिवेट किया गया बगैर किसी प्रॉपर, इनको हटाओ बगैर किसी प्रॉपर एक योग्यता का परीक्षण होता है, बिल्कुल उसके इनको कर दिया गया। बिल्कुल हटाएगा। सर हमारे पास एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, आपको रोकना चाहेंगे। चर्चा कर रहे हैं कि जस्टिस वर्मा क्या निर्दोष है, और उन्होंने निर्दोष साबित करने के लिए जो याचिका दी है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ सारे पैनलिस्ट बने हुए हैं। संतोष त्यागी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है, वो कुछ बोलना चाह रहे थे। संतोष जी अपनी बात पूरी करें। जी संतोष जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आप अपनी बात करें, नहीं तो अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही तो मैं एक बार लोहित जी के पास जाऊंगा। लोहित जी, क्या आपको लगता है जो मधु जी से मैंने सवाल पूछा था वही सवाल आपसे भी, क्या इनके दिए गए फैसलों की समीक्षा जरूरी है? सर, स्टेट मशीनरी इस केस में ऑलरेडी बहुत लेट एक्ट कर रही है। अगर कुछ मिला था तो स्टेट मशीनरी आज तक एक्ट क्यों नहीं करी सर? एक 0 एफआईआर भी लॉन्च नहीं हुई इस केस के अंदर सर। आज आप डायरेक्ट उस चीज को इंपीचमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। उससे पहले जब स्टेट के पास एक पावर थी 0 एफआईआर करने की, वो भी नहीं गई। और डिटर्मिनेशन कि आप कह रहे हो कि इनकी जजमेंट्स की सारी डिटर्मिनेशन करी जाए, तो वो डिटर्मिनेशन पहले आप एक्ट अपॉन तो कर लो। स्टेट मशीनरी पहले 0 एफआईआर लॉन्च तो कर ले कि ये पैसे आए कहां से, थे किसके लिए, किस जजमेंट के लिए थे। अगर आप जजमेंट्स को ये समीक्षा करना चाह रहे हैं तो यही नहीं पता, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सारी जजमेंट्स की समीक्षा की जाए? क्योंकि अगर समीक्षा करनी थी तो ऑलरेडी उसके लिए अपीलेट कोर्ट बैठी है सर, सुप्रीम कोर्ट में। तो आप ये मान के चल रहे हैं लोहित जी कि ये जो पैसा था वो जस्टिस वर्मा का के लिए नहीं था, किसी दूसरे ने सुरक्षित स्थान देख करके रख दिया था, वहां पे मेरा घर भी सुरक्षित है सर, किसी को भिजवाइए। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि अगर इस प्रॉपर निर्णय पे पहुंचना है तो उसकी एक प्रॉपर प्रक्रिया फॉलो होनी चाहिए, जो नहीं हुई है इस केस के अंदर।
बिल्कुल ठीक है, आप प्रक्रिया पे कह रहे हैं, इसी प्रक्रिया के चक्कर में तो लोग बच जाते हैं। मधु जी आवाज उठा रहे जी, मधु जी। देखिए, पहली बात बता दूं, किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ एफआईआर हो ही नहीं सकती। मेरे वकील भाई हैं, इनको इतना जानकारी होना चाहिए। सर मैंने तो 0 एफआईआर बोला सर, नहीं आप मुझे गलत बोल रहे हैं, मैंने 0 एफआईआर बोला। ऐसा मुझे बोल लेने दीजिए। नहीं, 0 एफआईआर बोला है सर, बात सही है। आपके ज्ञान को नमन करता हूं, 0 एफआईआर भी नहीं हो सकती। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, दे आर इम्यून। I am not asking zero FIR against the episode, sir. Against the episode I'm talking about, sir. Against the episode. Reporting of that episode, एक पंचनामा भी प्रिपेयर नहीं करा गया, sir. Cordon off भी नहीं करा उस साइट को। Let me finish. मैं आपके मैं कमेंट नहीं करूंगा। देखिए मुकेश जी, एक तो किसी भी हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के खिलाफ कोई भी एफआईआर नहीं हो सकती, किसी के पास कोई पावर नहीं है। चीफ जस्टिस डायरेक्शन देते तो शायद। दूसरा विषय, जस्टिस वर्मा के जितने जजमेंट हैं उनके अगर फैसलों की समीक्षा की बात करते हैं तो शायद आपको जानकारी हो, जहां तक मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है कि चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके बहुत सारे फैसलों की समीक्षा का किया, जो इवन कुछ जो उनके रिजर्व थे या जो उन्होंने सुनाए थे, जो चीजें कंसिडरेशन के थे वो लिए गए। अब बात आती है कि सरकार के पास बहुत सीमित पावर है, इम्पीचमेंट के अलावा सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। किसी भी हाई कोर्ट के जज के खिलाफ या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ इम्पीचमेंट के अलावा, लेट मी क्लियर इट इज अलाउड दैट नो एक्शन may be taken by the state or central government unless the judge, सौमित्र आपको मुखर्जी का याद होगा, हाँ बिल्कुल, आपको अच्छी ढंग से याद होगा, ठीक है। नो गवर्नमेंट मशीनरी would take any action except impeachment। और इसमें उनके पास केवल आप नकार खाने में त्रुटि, यानी या आपको आपका ध्यान आकर्षण या ध्यान डाइवर्जन की बात है कि सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, यहां चले जाएं कि मैं तो शरीफ हूं। जैसे कोई एक आदमी डकैती करता है, आज तक उसने कहा कि मैं डकैती किया हूं, आज तक किसी क्रिमिनल से आपने सुना? तो आई एम सॉरी टू से, वर्मा जी के यहां जो कुछ मिला है वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे कोई कह रहा है कि इंक्वायरी कर ली जाए। मैं कहता हूं चूंकि जस्टिस वर्मा नियम कानून को बहुत अच्छी तरीके समझते हैं, जानते हैं, हाँ? इसीलिए चीजों को उलझा रहे हैं। और यही बात है कि आप कन्विंस नहीं कर सकते हैं, तो कंफ्यूज करने की जो प्रक्रिया है, कंफ्यूज करने की प्रक्रिया कर रहे हैं जी। उलझा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे पास समय की कमी है। मैं आखिरी कमेंट के लिए एक बार संतोष जी के पास जाना चाहूंगा। संतोष जी कुछ बोलना चाह रहे थे। अच्छा, संतोष जी भी चलेगा। मैं एक बार पीयूष जी अगर हमारे पास है तो मैं पीयूष जी के पास एक आखिरी कमेंट के लिए जाना चाहूंगा। पीयूष जी, क्या आपको लगता है कि इम्पीचमेंट के अलावा कोई रास्ता नहीं है और जस्टिस वर्मा जो है वो मामले को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं? कि इसके लिए बहुत वकालत की जानकारी होने की जरूरत नहीं है। ये यदि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से पता है। अभी त्रिपाठी साहब ने जैसे बताया, ना केवल एफआईआर, आप कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ही इनिशिएट नहीं कर सकते किसी भी सिटिंग एससी या हाई कोर्ट जज के अगेंस्ट में। तो आप उस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में सर्च भी आता है। तो आप ये फाइंडिंग जो कैश की हुई थी वो भी इंसिडेंटल फाइंडिंग थी कैश की, जिसके कारण ये बात आगे बढ़ी। तो इनको बहुत अच्छे से पता था वर्मा जी को कि वहां पे इनके यहाँ सर्च भी नहीं हो पाएगा, इसलिए वो सेफ हेवन है, इसलिए उन्होंने वहां पे वो चीज रखी। बात आती है महाभियोग की, तो यहाँ पे अभी इंटरनल कमेटी ये जो बनी है उसने रिपोर्ट दी है चीफ जस्टिस को। चीफ जस्टिस ने उसको पार्लियामेंट में बढ़ा दिया, सारा प्रोसीजर फॉलो हुआ है। अब पार्लियामेंट में वो आ गया है वो रिपोर्ट। अब वहां पे महाभियोग की जो प्रक्रिया वो फॉलो की जा रही। मुझे लगता है कि सारे प्रक्रिया, यदि आप क्लटर को हटा दें और आप इसको बहुत ऑब्जेक्टिवली देखें, तो प्रक्रिया के तहत ही सारी चीजें हो रही हैं। और अभी भी जस्टिस वर्मा के पास पूरा अधिकार है, पूरा समय है। यदि वो गलत के ऊपर इल्जाम लगाया जा सकता है तो बहुत समय है उनके पास और बहुत अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें रेस्टलेस होना चाहिए। रेस्टलेस होने से बिल्कुल सही है। एक बार उनको अपनी बात रखने का मौका तो दिया ही जाना चाहिए और इम्पीचमेंट में भी ये मौका तो दिया ही जाएगा। और अगर वो अपने आप को साबित कर पाए तो मुझे लगता है कि सही बात होगी, साबित कर पाए। लेकिन अभी तक जो एविडेंसेज हैं, जो चीज़ें सामने आई हैं, उससे कहीं से भी नहीं लगता है कि वो जो है अपने आप को साबित कर पाएंगे। ये केवल जस्टिस वर्मा की बात नहीं है, ये न्यायपालिका की बात है। क्योंकि न्यायपालिका पर जब दाग लगता है
और इस तरीके के दाग लगते हैं तो आम जन का जो भरोसा है वो न्यायपालिका से उठता है, जो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए मृत्युंजय शर्मा जी आपका, संतोष त्यागी जी आपका, लोहित बिमल जी आपका, मधुमुकुल त्रिपाठी जी आपका और पीयूष मिश्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण चर्चा में आप जुड़े और अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा किया आपने। लेकिन जिस तरीके के दलील जो है जस्टिस वर्मा दे रहे हैं वो देखने में तो शायद लगता है कि वो मामले को कंफ्यूज करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनको अपने बचाव का अधिकार है, वो अपने बचाव में कह सकते हैं। लेकिन इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया जारी है और उस प्रक्रिया के तहत इनको अपनी बात रखने का मौका भी दिया जाएगा। और अगर इनकी बात में दम है तो इन्हें इम्पीचमेंट इनका नहीं भी हो पाएगा। लेकिन अब तक जो सबूत, अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं उससे लगता है कि शायद इनका इम्पीचमेंट रुक ना पाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।